बच्चों आपको पता है कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 8 फरवरी से लेकर 8 फरवरी में टोटल 8 दिन और एक दिन में 2 पेपर। मैं आपको बता दूं टोटल 16 शिफ्टों में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का पेपर होने वाला है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे ज्यादा फॉर्म भी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में पड़ा है। मैं आप लोगों के लिए 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक 18 जनवरी तक यानी ये 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे सॉल्व कराने वाला हूं, है ना। बच्चों आप लोगों को बता दूं, जब आप ये डेट लिख लीजिए सब लोग, 14 से लेकर 18 जनवरी तक मैं आपको 5 सेट सॉल्व कराऊंगा और एक सेट में जो है साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता दूं साइंस है, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक है, ज्यादातर फिजिक्स के टॉपिक है और इसी पीडीएफ इसी टॉपिक की यानी ये जो सेट सॉल्व होंगे इसकी इस तरह से डबल कॉलम में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, है ना। टोटल आप देखिए यहां पर 25 क्वेश्चन का एक सेट है और मैं आपको बता दूं आपको साइंस में भी आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है और इस बार जो है सरकार ने क्वालिफाइंग नेचर रख दिया 50%। तो जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। आप देखिए यहां पर जो कुछ भी आपके सिलेबस में उसके अनुसार, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो या फिर हमारा कह सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब सारा का सारा इंटर लेवल को, आपकी क्वालिफिकेशन भी इंटर लेवल की, है ना। तो इसके जो सेट होंगे वो हम सेट जो है 14 से लेकर 18 जनवरी चलाएंगे और आज हमारा पहला सेट चलने वाला है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, अगर आप 15 दिन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी साइंस की समस्या खत्म हो जाएगी। 15 दिन का एक ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलेगा। तो बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के साथ साथ अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं नंबर लिख देता हूं 9696 102 411, आप इस नंबर पर ही फोन कर सकते हैं, है ना। तो 14 से लेकर 18 आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का सेट चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा चित्र प्रिज्म से प्रकाश के विचलन को दर्शाता है। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा चित्र प्रिज्म से प्रकाश के विचलन को दर्शाता है। बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कभी प्रिज्म से प्रकाश का विचलन होता है तो दोनों सरफेस में विचलन होता है, मतलब दोनों सरफेस में अपवर्तन होता है। अब देखो जैसे कि याले डायग्राम में सिर्फ एक सरफेस में अपवर्तन दिखाई दिया है, दूसरे सरफेस में नहीं दिखाई दिया तो गलत, हरा। याले डायग्राम में दोनों सरफेस में दिखाया गया है लेकिन यहां के बाद प्रकाश नीचे की ओर आती है, जो कि गलत है। यहां भी और नीचे की ओर आएगी, ये भी गलत हो गया बच्चों, ये भी गलत हो गया। जो सॉरी, कुछ अजीब सा हो गया मुंह में, है ना। तो बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारी लाइट रे है वो इस तरह से जाएगी और इस वाली सरफेस से विचलन के बाद फिर ऐसे निकलेगी। मतलब ये वाला जो डायग्राम है ये एक्यूरेट दिखाता है। एक्चुअली में हम लोगों को यहां ये भी देखना होता है कि जब विरल से सघन जाती है तो क्या होना चाहिए और सघन से विरल जाती है तब क्या होना चाहिए। तो उसके अनुसार जो सही विचलन दर्शाया जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, बी वाला आंसर होगा। बाकी ये जितने भी हमारे डायग्राम बने हैं वो सब हमारे गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है औरत माइक्रोवेव रेडियो वेव पराबैंगनी गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम बताओ। इन्होंने वेव लेंथ का घटता क्रम पूछा है, यानी इनमें से सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसकी है, उससे कम उससे कम उससे कम, घटता क्रम पूछ रहा है, हरा। तो मेरे भाई मैं एक बार क्रम से लिख लेता हूं। सबसे पहले ऊपर बताइए कौन सा आता है, गामा रे आता है ना। गामा रे के बाद बताइए कौन सा आता है, एक्सरे आता है। और एक्सरे के बाद बताइए क्या आता है सर, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट आता है। फिर बताइए कौन आता है सर, फिर आता है तुम्हारा विजिबल। विजिबल के बाद बताइए क्या आता है सर, विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड, ये आता है। और इंफ्रारेड के बाद बताइए क्या आता है बच्चों, इसके बाद आता है तुम्हारा रेडियो वेव, सबसे पहले माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद बताइए लास्ट में क्या आता है सर, रेडियो वेव। ऐसे होता है। और इनमें से मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे ज्यादा वो हमारी रेडियो वेव की होती है ना। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो हमारी गामा रेज की होती है, मिनिमम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो सबसे ज्यादा हमारी रेडियो वेव की होती है। चलो भाई ये तो समझ रहे हैं। अब इन्होंने नाम किसके लिए सर, इन्होंने औरत का नाम लिया है, माइक्रोवेव का नाम लिया है। चलो भाई माइक्रोवेव का नाम है ना, औरत इंफ्रारेड का नाम लिया है और पराबैंगनी का नाम लिया है और गामा रेज का नाम लिया है, ऐसे। तो बच्चों देखो यहां मैक्सिमम है, तो अगर ये आंसर में नहीं है तो माइक्रोवेव आना चाहिए। तो पहले माइक्रोवेव आएगा, फिर उसके बाद हमारा इंफ्रारेड आएगा,
फिर अल्ट्रावायलेट आएगा, फिर गामा रेज। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा, जैसा हमने कॉन्सेप्ट दिया उसके अनुसार हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सर इन्होंने जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था अधिकतम से न्यूनतम, मतलब घटता क्रम पूछा था, और घटते क्रम का जो सही आंसर होना चाहिए वो यही होना चाहिए, है ना। चलो आ जाइए नेक्स्ट। ये लो, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई क्या होती है। बच्चों याद रखना, पृथ्वी की सतह से जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, बच्चों यहां सतह से पूछा जा रहा है, ध्यान रखना सतह से, ध्यान रखना सतह से जो उसकी अनुमानित ऊंचाई होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। बच्चों ध्यान रखना ये ऊंचाई सतह से होती है, सरफेस से। अगर ये ऊंचाई सेंटर से पूछी जाती तो इसमें पृथ्वी की त्रिज्या और जोड़ना होता है, तो जब ये ऊंचाई सेंटर से पूछी जाती है तो 36,000 किलोमीटर में हमें 6400 किलोमीटर और जोड़ना होता है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या और जोड़नी होती है। तो 36 और 6 42, तो लगभग जो इसका आंसर जाता है जब वो सेंटर से पूछा जाता है तो 42,400 किलोमीटर। आप मेरी बात को ध्यान सुनो, सर इन्होंने सतह से पूछा है तो सतह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई सर 36,000 किलोमीटर होती है। अब देख लो कौन है 36,000 किलोमीटर, तो 36,000 किलोमीटर के सबसे आसपास का उत्तर ये है ऑप्शन नंबर ए, 35,786। ठीक है बच्चों। सर ये ऊंचाई कहां से पूछी जा रही है, सर सतह से पूछी जा रही है, अगर सेंटर से पूछी जाती तो हमें 6400 किलोमीटर और जोड़ना होता, है ना। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो चौथा। बच्चों 4 नंबर सवाल देखिए क्या है, ए मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस, यानी एक मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले आप ये समझो कि कोई भी मान लो विद्युत आवेश है और वो गति कर रहा है, तो गति करता हुआ विद्युत आवेश क्या पैदा कर सकता है ना। तो मैंने आपको कई बार ये सवाल शायद बताया है, भले ही ये सवाल पहली बार आया हो लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कई बार दिया है। बच्चों अगर ये स्थिर आवेश होता तो सिर्फ पैदा करता विद्युत क्षेत्र, अगर ये स्थिर आवेश होता तो सिर्फ पैदा करता विद्युत क्षेत्र, याद रखना स्थिर आवेश पैदा करता है विद्युत क्षेत्र, लेकिन वो गतिशील है, तो गतिशील के आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करने लगता है। तो आंसर इस प्रश्न का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि सर अगर गतिशील है तो विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों। 5वें नंबर सवाल पे देखिए क्या बोला जा रहा है, एक परपथ में 20 ओम का रेजिस्टेंस है। सबसे पहले देखो यहां पर जो आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, सर कितनी दे दी 20 ओम, ऐसे बोल दिया। 0.04 हेनरी का प्रेरक तत्व 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े। चरम कोण को इन्होंने फेज एंगल बोला है कि बताइए फेज एंगल क्या होना चाहिए है। बच्चों फेज एंगल का मैं फॉर्मूला बताता हूं, उससे पहले मैं बता दूं कि फेज एंगल निकालने के लिए मुझे एक्सएल की जरूरत पड़ेगी, एक्सएल। और याद रखना ये जो एक्सएल होता है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल ये हमारा एक्सएल होता है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी एफ है 50 हर्ट्ज, और हेनरी एल कितना है 0.4 हेनरी। ये देखो मैं यहां पर एक्सेल पहले निकाल देता हूं, एक्सेल क्या है, और आंसर पाई के पदों में निकालना है तो मैं पाई के पदों में ही निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए। तो कहना 1 0 से दशमलव तो भैया उड़ा दो, दशमलव बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 छोटो 40, तो यहां पर जो एक्सेल आ जाएगा सर वो कितना आ जाएगा सर 40 पाई आ गया। ये देखो सर आपने एक्सेल निकाल लिया। अब यहां देखो दो चीजें दी गई थी, एक आर था ये एक्सेल था, मतलब ये जो सर्किट है ये 101% एलआर सर्किट होगा क्योंकि आर दिया गया है और आप देखिए एल दिया गया है। और एलआर सर्किट में जो tan phi होता है बच्चों, tan phi का फॉर्मूला होता है एक्सएल डिवाइड बाई आर, है ना। एक्सएल डिवाइड बाई आर ये tan phi का फॉर्मूला होता है। हालांकि अगर वोल्टेज के पद में होता तो ये वीएल डिवाइड बाई आर होता। आप मेरी बात समझो, तो ये एक्सएल डिवाइड बाई आर होगा क्योंकि यहां पर आर और एक्सएल के पदों में सर एक्सएल हमारा 4 पाई हो गया, रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया सर, रेजिस्टेंस हमारा 20 हो गया। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो बताइए tan phi बराबर कितना हो जाएगा सर, tan phi बराबर आ जाएगा 2 पाई। सर 2 पाई ये जो है ये हमारा कह सकते हो tan phi का माना जाएगा, है तो उत्तर बिल्कुल है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ ठीक है ना। चलो आ जाइए नेक्स्ट अगला। बच्चों 6वां नंबर सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल। एसी आपूर्ति के पीक वैल्यू, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो पिछली वीडियो में मैं नहीं ला पाया था, तो मैं देखता रहता हूं कि कहां से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कहां से नहीं उठा रहा हूं। तो अगर कोई टॉपिक छूटता है तो किसी टॉपिक के ज्यादा सवाल भी आ सकते हैं, जैसे कि वाला टॉपिक छूटा हुआ है तो मैं सोचा बता दूं। पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, वो E0 है।
तो सकारात्मक आधे चक्र के दौरान औसत ईएमएफ क्या होगा। बच्चों सिर्फ आधे चक्र लिए पूछा जा रहा है, वो भी पॉजिटिव वाला। खराब। तो बच्चों ध्यान रखना, हम लोग जब भी कभी एसी करंट की एवरेज वैल्यू बताते हैं, हरा, तो एवरेज वैल्यू का मान 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 कब होता है, ये 0 होता है पूर्ण चक्र के लिए। हरा, पूर्ण चक्र का मतलब ये हुआ कि एक आधा पॉजिटिव हो गया और आधा नेगेटिव हो गया। ओके, लेकिन अगर सिर्फ इन्होंने जो है आधे चक्र के लिए पूछा है, सिर्फ पॉजिटिव मान के लिए पूछा है, तो बच्चों ध्यान रखना पॉजिटिव मान के लिए एक एवरेज वैल्यू निकलती है मेरे दोस्त, और पॉजिटिव मान के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट डिवाइड बाई पाई बाई 2, है ना। तो पॉजिटिव चक्र के लिए ई नॉट डिवाइड बाई पाई बाई 2 होता है। कई बार ये लोग पता है इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अरे आप देखो 2 ई नॉट डिवाइड बाई पाई, 2 ई नॉट डिवाइड बाई पाई, ये सवाल का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। इसी तरह से एक वैल्यू और इस पे पूछी जाती है बच्चों, आरएमएस वैल्यू कई बार पूछी जाती है। तो जब आरएमएस वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू के साथ आपको √2 का डिवाइड कराना होगा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू के साथ जब हम √2 का डिवाइड कराते हैं तो वो हमें आरएमएस वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये मान जो आपने बताया है ये आधे चक्र के लिए है, ये किसके लिए है सर, ये आधे चक्र के लिए है ये मान, देख लो। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, क्योंकि जो इन्होंने पूछा है उसके अनुसार मैं आंसर बता रहा हूं। है नेक्स्ट आइए, ये लो बच्चों 7वां नंबर सवाल, जो मैंने अभी आपको बात बताई उसी पर आधारित है। एक एसी का शिखर मान, अरे बच्चों यहां पर शिखर मान में देखो 2√2 के आगे ए लिखा है, 101% ये धारा का शिखर मान है। तो धारा का इन्होंने शिखर मान को कई बार हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने दे दी 2√2, ऐसा दे दिया। तो बोला जा रहा है कि बताइए इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी मैक्सिमम वैल्यू देकर आपको आरएमएस वैल्यू पूछी जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2। अरे ये सब भी टॉपिक मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा रखे, आप जाके देख लीजिए, बहुत ज्यादा आनंद से वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया है। तो आई नॉट बताइए कितना हो जाएगा, तो कह देना आई नॉट हमारा दिया है 2√2, और यहां पर देखिए जो हमारा डिवाइड बाय √2 करेंगे तो एवरेज वैल्यू जो है, आरएमएस वैल्यू जो है वो हमारी 2 एम्पियर आ जाएगी। तो आरएमएस वैल्यू का जो मान आ रहा है बच्चों वो कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है। ये सवाल बेहतरीन है और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत भी करते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। फिर बोला जा रहा है वह कितने समय में अपनी दिशा को उलट देता है। सर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और बोला जा रहा है कि वह कितने समय में अपनी दिशा को उलट देता है। जैसे कि मैं मान लीजिए यहां पर जो है सर, मैं यहां पर आई वर्सेस समय, मतलब धारा वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ खींचू, तो प्रत्यावर्ती धारा के केस में धारा और समय के बीच खींचा गया ग्राफ ऐसे आता है, कुछ ऐसे आता है, आगे और बढ़ेगा, साइन कर्व है। बच्चों आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति का अगर हम उल्टा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, आवर्तकाल मिल जाता है। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा सर, आवर्तकाल हो जाएगा 1/50 सेकेंड, आवर्तकाल हो जाएगा 1/50 सेकेंड। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस पॉइंट से शुरुआत हुई है और इस पॉइंट तक चला गया, तो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक जब 8 साइकिल कंप्लीट होगा, सर 8 साइकिल कंप्लीट होने में वो बताइए कितना समय ले रहा है, 1/50 सेकेंड का समय ले रहा। 8 साइकिल कंप्लीट होने में 50 सेकेंड, यानी 0 से शुरुआत हुई, वापस से पॉजिटिव नेगेटिव होता, दोबारा 0 चला जाए, तब वो 8 साइकिल माना जाएगा। लेकिन सवाल क्या पूछा गया था, कितने समय बाद वह अपनी दिशा को उलट देता है। दिशा को उलट देने का मतलब आप समझो, दिशा को उलट देने का मतलब ये होता है बच्चों कि जो अभी पॉजिटिव दिशा में है वो नेगेटिव दिशा में जाना लगे, यही मतलब होता है दिशा को उलट देना। तो दिशा को उलटने की शुरुआत आप देखिए, ये पहले ऐसी दिशा थी और दिशा यहां जाके उलट गई, है ना। तो दिशा को उलटना वो याले पॉइंट से लेके याले पॉइंट के बीच हो रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक का समय दिशा उलटने का है, कंप्लीट साइकिल का दूसरा समय है ना। तो दिशा उलटने का समय दैट मींस इतना समय कितना होगा, तो कह देना ये समय इस समय का जस्ट आधा होगा, और आधा 1/50 का आधा करोगे तो 1/100 सेकेंड हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिए ना। तो सिर्फ दिशा उलटने का क्वेश्चन था, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर 1/100 सेकेंड के साथ जाने वाला है, 1/100 सेकेंड के साथ। ठीक है, कितने समय बाद ये अपनी दिशा को उलट देगा। तो बेहतरीन सवाल था भाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो 9वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए 9वां नंबर सवाल क्या है।
प्रेरित ईएमएफ की अभिव्यक्ति नकारात्मक संकेत शामिल है। नकारात्मक संकेत का क्या महत्व है? देखो, जब आप लोग पढ़ते क्या हो सर, जब आप लोग फैराडे का नियम पढ़ते हो तो फैराडे के नियम में याद करो, जो हमारा ई वाला फॉर्मूला होता है, ई बराबर, वो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। बताइए, होता है ना? तो तुमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो माइनस का चिन्ह लगाया गया है सर, ये माइनस का चिन्ह आखिरकार क्या है ये माइनस का चिन्ह क्या है बच्चों? ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, उत्पन्न होने वाला ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। उत्पन्न होने वाला ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ये बताता है हमारा माइनस चिन्ह। क्या ऐसा कोई उत्तर है? हरा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स गलत है सर, ना 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 ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्यों कह रहा है भैया? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, चेंजमेंट ऑफ फ्लक्स होना चाहिए था। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज। ओनली व्हेन मैग्नेट नहीं सर, ये गलत है सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एकदम सही आंसर है। देखो दूसरा वाला आंसर क्यों गलत है? उन्होंने ये बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। नहीं, घटने से मतलब नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ तब आएगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, वो चाहे घट के हो चाहे बढ़ के हो। तो ये माइनस चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं। माइनस चिन्ह का एक्चुअली में मतलब होता है कि ईएमएफ हमेशा अपोजिट करेगा, अपोज करेगा किसका? कह देना फ्लक्स परिवर्तन का। वही बात लिखिए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। हरा, तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, ये जो ऑप्शन नंबर मैंने सी बताया ये हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लो 10वां नंबर सवाल। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये हमारा कह सकते हो मौसम वाले चैप्टर का सवाल है। बोला जा रहा है एक व्यक्ति 30 मीटर की ओर उत्तर दिशा में चलता है ना सर। एक व्यक्ति जो है, पहले मैं उत्तर दक्षिण दिशा बना लूं। यहां पर देखो इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच ली, जिससे आपको उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम का सही अंदाजा हो सके। ऐसे मैंने लाइन खींच ली। फिर बोला जा रहा है एक व्यक्ति 30 मीटर कहां चलता है सर? एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो मान लीजिए एक आदमी उत्तर दिशा में कितने मीटर चलता है? उत्तर दिशा में ऐसे सर, उत्तर दिशा में ये चल गया 30 मीटर। फिर आगे देखिए, फिर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। अरे पूरब तो इस तरफ होती है, तो बच्चों इसके बाद ये पूरब दिशा में कितना चलता है सर? पूरब दिशा में चलता है ये 20 मीटर। ऐसे पूरब दिशा में 20 मीटर चलता है। और अंत में 30√2 सर, 30√2 बताइए किस दिशा में चलता है सर? 30√2 हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। बच्चों दक्षिण पश्चिम दिशा, आपको पता है कि ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है ना? तो दक्षिण पश्चिम दिशा तो ऐसी होनी चाहिए। और ऐसे में कितना चलता है? 30√2। अब आप लोगों के मन में आएगा 30√2 दक्षिण पश्चिम में चलता है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या दक्षिण पश्चिम में 30√2 दोबारा यहीं आ जाएगा? अगर दोबारा यहीं ला रहे हो तो समकोण त्रिभुज की थ्योरम से क्या ये 30√2 आएगा? बताओ जरा। नहीं, तो कहां लाओगे? थोड़ा और आगे लाओगे तो विस्थापन कैसे निकालोगे? यहां लाओगे, यहां लाओगे, कहां लाओगे? तो बच्चों पहले तो आप ये समझो कि दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब होता है ये लाइन, है ना? तो हमें इस लाइन में कितना चलना है सर? हमें इस लाइन में कितना चलना है? 30√2। और 30√2 अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि ये वाला गैप हमारा 30 होना चाहिए और ये वाला गैप भी 30 होना चाहिए। बताइए, तभी ये पॉसिबल है यहां का एंगल 45 डिग्री होना है, और तभी ये पॉसिबल है कि ये हमारा 30√2। आप मेरी बात को ध्यान से समझो। तो 30√2 कैसे चलेगा सर? 30√2 चलने के लिए आपको यहां 30 चलना पड़ेगा नीचे, तो ये 30 तो ये भी 30, और यहां आगे 30 चलना होगा। आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिए। अगर 30√2 अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना है तो ऐसे ही तो चलना होगा, 30 यहां 30 यहां। तब कहीं जाके कह सकते हो आप इसको मिलाएंगे और ये तब जाके ये वाली लाइन तब जाके कितना होगा? 30√2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो स्थिति आने वाली है आपके बॉडी की वो यहां आने वाली है ये। अब आप ये बताओ, ये डायरेक्शन शुरुआती डायरेक्शन से कैसी है? पश्चिम में है, ये 30 ये 20, तो इनिशियल पॉइंट से कितना हो गया? इनिशियल पॉइंट से 10 मीटर पश्चिम दिशा में, 10 मीटर पश्चिम दिशा में। तो मेरे भाई इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा सर, 10 मीटर पश्चिम दिशा में। बहुत प्यारा सवाल था, मोशन का सवाल था और एकदम मतलब आसान भी था,
लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो कई बार ये सवाल गलत भी कर दोगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी। नेक्स्ट आइए, ये लो, 30 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर कार की अधिकतम चाल क्या होगी यदि टायर और सड़क के बीच घर्षण उड़ान कितना है? हरा बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी कभी कोई भी गाड़ी ऐसे सड़क पे मुड़ती है तो हमेशा इस बात को याद रखना, कई बार अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो तो वो फिसल भी जाती है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी गाड़ी मुड़ती है उस समय एक फॉर्मूला बताया जाता है कि कितनी वो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, कितनी वो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए जिसकी वजह से गाड़ी ना फिसले। मतलब इससे ज्यादा तुमने स्पीड रख दी तो गाड़ी फिसल जाएगी, मतलब ये मैक्सिमम स्पीड तक आप काम चला सकते हो, इससे ज्यादा स्पीड पे बच्चों गाड़ी हमारी फिसल जाएगी है। म्यू कितना है, घर्षण उड़ान कितना है बच्चों? घर्षण उड़ान है 0.4, जी की वैल्यू कितनी है 10, आर का मान कितना है सर? आर का मान है 30, हरा म्यू जी आर, हरा तो अंडर रूट म्यू जी आर होता है एक्चुअली में। तो मेरे भाई आप इसको बताओ, पूरा सवाल सोल्व करके देखिए कितना आएगा। 80 से 80 कैंसिल, अंडर रूट 120, अंडर रूट 120 ये वो स्पीड होगी जिसपे आप नहीं फिसल सकते, इससे कम स्पीड में नहीं फिसल सकते, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड में फिसल जाओगे, समझे ना? हाँ चलो बताओ तो क्या आंसर आएगा सर? अंडर रूट 120 ये हमारा 10.84 आ जाएगा भाई। अंडर रूट 121 होता तो 11 होता, 11 से थोड़ा सा कम है तो 10.84। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो बच्चों 12वां नंबर सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनो इस सवाल को भी, कायदे में सुनना क्या कह रहा है सवाल। हरा बच्चों 12वां नंबर सवाल ये है कि एक पिंड को गुरुत्वाकर्षण के अधीन अपनी शीर्ष स्थिति से विराम अवस्था से एक घर्षणहीन मार्ग पे नीचे खिसकाया जाता है। मतलब कहने का यह है कि एक हमारे पास पिंड है और उस पिंड को घर्षणहीन मार्ग पे ऐसे सर घर्षणहीन मार्ग पे शीर्ष स्थिति से नीचे की ओर खिसकाया जाता है। एक पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन अपनी शीर्ष स्थिति पर विराम अवस्था से घर्षणहीन सतह पर नीचे की ओर खिसकाया जाता है। यह मार्ग अंत में डी व्यास वाले वृत्ताकार लूप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो मार्ग है सर, ये मार्ग अंत में हरा डी व्यास वाले वृत्ताकार लूप में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे वृत्ताकार लूप में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है झुके हुए मार्ग की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मतलब ये जो झुका हुआ मार्ग है सर, झुके हुए मार्ग की न्यूनतम ऊंचाई h कितना होना चाहिए? इस झुके हुए मार्ग की न्यूनतम ऊंचाई h कितना होना चाहिए डी के पदों में, जिससे कि वह लूप को सफलतापूर्वक पार कर सके। हरा ये जिससे कि ये लूप को सफलतापूर्वक पार कर सके। और बच्चों इस लूप का इन्होंने क्या दिया सर? इस लूप का इन्होंने व्यास दिया है डी। ओके, अब आप ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं बच्चों। अगर ये लूप बहुत बड़ा, मार्ग बहुत छोटा, तो हो सकता है पार न कर पाए। मार्ग बहुत बड़ा, लूप छोटा, तो हो सकता है पार भी कर जाए और आगे भी निकल जाए। लेकिन हमें वो निकालना है हाइट इसकी, जिससे कि सफलतापूर्वक पार कर सके। अब मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट पहले आप ध्यान से सुनो। मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई सर्कुलर रास्ता है, सर्कुलर रास्ता है बच्चों। इस सर्कुलर रास्ते में कोई भी पिंड यहां से घूम के ऊपर की ओर जाना चाह रहा है, तो इसकी वो मिनिमम स्पीड सर, इसकी वो मिनिमम स्पीड जिस स्पीड को देने से वो पूरा चक्कर लगा सके। पूरा चक्कर का मतलब उच्चतम बिंदु तक पहुंच सके, उच्चतम बिंदु के बाद तो वापस आ ही जाएगा। अरे तो ये एक फॉर्मूला होता है जो फिजिक्स में आपको डायरेक्ट याद करना होता है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है रोटरी मोशन में, कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस निचले वाले बिंदु पर दी गई मिनिमम स्पीड कितनी है जिससे कि वो चक्कर को कंप्लीट कर ले। हरा तो मेरे भाई इस सवाल का जो आंसर होता है वो मिनिमम स्पीड कितनी होती है जिससे कि वो चक्कर को कंप्लीट कर ले, √5GR। इसको आप याद कर लो, जिससे कि वो चक्कर को कंप्लीट कर ले, है ना। ठीक है, चलो अब आ रही है। अब सवाल यह है कि अगर मैंने यहां पर कोई पिंड रखा, मान लीजिए पिंड का द्रव्यमान कितना है m, वो पिंड चलते चलते यहां पहुंचा, तो यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो रही जिससे कि वो चक्कर को पूरा कर लेगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूं बच्चों। आप लोग को पता है कि ये इस ऊंचाई पर इसके पास एक ऊर्जा होगी जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी, मतलब mgh, और इस ऊंचाई पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी 12m × v², 12m × v²। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मैंने बराबर कर दिया।
लेकिन v स्क्वायर हमें उतना रखना है जिससे कि स्पीड पा सके। तो v का मान √5gr है, तो v स्क्वायर का मान पूछा जाएगा कि बताइए सर v स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहां पर हम लोग अपने v स्क्वायर का मान रख दें, तो v स्क्वायर का मान आ जाएगा 5gr, स्क्वायर कर दिया ना दोनों तरफ है। तो आप मुझे बताओ फटाफट, यहां से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों आप यहां देखो g से g भी कैंसिल आउट हो जाएगा, h बराबर पूछा जाएगा, तो h बराबर आ गया 5r/2, ये आ गया। लेकिन इन्होंने जो आंसर मुझसे पूछा था वो रेडियस के पदों में नहीं पूछा था, इन्होंने डायमीटर के पदों में पूछा था। तो बना लो ना डायमीटर। r की जगह पे बताइए क्या लिख जाएगा, d/2, और जैसे ही r की जगह d/2 लिखेंगे बच्चों, है ना, तो d/2 लिखने पर 5d/4, तो डायमीटर के पदों में ये जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी आएगा 5d/4। डायमीटर के पदों में आने वाला आंसर 5d/4 होगा। ठीक है, तो कायदे से आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे मैंने लगाया, बहुत प्यारा सवाल था, और इसमें ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 13वें नंबर सवाल में देखिए, वो डायरेक्ट इन्होंने पूछ दिया वही चीज कि r त्रिज्या के किसी ऊर्ध्वाधर लूप में n द्रव्यमान के किसी पिंड को निम्नतम वेग से प्रवेश करना चाहिए, तो वह पास को पूर्ण कर सके, मतलब लूप को पूर्ण कर सके। तो बताइए वह न्यूनतम वेलोसिटी कितनी? अरे सर आपने अभी बताया, वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि वो पूरा कर सकता है, वो मिनिमम वेलोसिटी √5gr होती है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर। तो बच्चों अगला सवाल देखो क्या बोला जा रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बेलन, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से किसी समतल पे लुढ़क रहा है। यदि बेलन का घर्षण गुणांक इतना दिया गया है तो रुकने से पूर्व आपको बताना है वो कितनी दूरी तय करेगा, है ना। बच्चों ये एक तरह का घर्षण का क्वेश्चन है, और घर्षण का क्या है, ये हमारे एक तरह का वर्क पावर और एनर्जी का सवाल है। वर्क पावर और एनर्जी बैलेंस होती है। देखो होता क्या है कि जब भी कभी कोई भी चीज आगे फिसलती है तो फिसलने वाली वस्तु के पास होती है गतिज ऊर्जा, यानी ½ m/v²। लेकिन जब आगे चल के रुकती है तो घर्षण की वजह से रुकती है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य के बराबर करना होता है ना। और बच्चों घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? बच्चों घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है घर्षण बल, है ना, और इंटू विस्थापन। इंटू विस्थापन, कितने विस्थापन पे वो जाके रुकेगा, ये वही विस्थापन है। भाई कार्य का मतलब क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, तो घर्षण बल इंटू विस्थापन। मेरे भाई घर्षण बल की जगह पर आपको μ/r रखना होगा। घर्षण बल μ/r होता है, और r का मतलब होता है mg, और विस्थापन कितना दूर आगे जाके रुकेगा वो विस्थापन x होगा। तो करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, करना ये है कि आप लोगों को बच्चों यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो ½ m/v² लेना है, और यहां पर देखो म्यू, है ना, और फिर ये हमारा mg, और mg के साथ बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, चलो आप बताइए, यहां से m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। अब बताओ यहां से अगर मैं पूछूं x कितना होगा, तो x बराबर, ये चलो वैल्यू पुट कर देते। वेलोसिटी 10 थी, तो 10 का स्क्वायर 100/2। घर्षण गुणांक म्यू कितना है 0.5। जी की वैल्यू कितनी है सर? जी की वैल्यू है तुम्हारी, जी की वैल्यू है 10, और x का मान आपसे पूछ रहा है, x का मान आपसे पूछ रहा है। चलो तो यह आंसर बता सकते हैं ना, क्या आंसर होना चाहिए? तो मेरे भाई ये 0 से ये 0 कैंसिल है, देख लो। और अगर मैं यहां से 0.5 हटा दूं तो यहां नीचे 10। आप मेरी बात समझो, तो आप देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 10 100, 5 दूनी 10 नीचे हो जाएगा। तो मेरे भाई रुकने से पहले उसके द्वारा जो चली गई दूरी हो रही है वो 10 मीटर हो रही। रुकने से पहले चली गई दूरी 10 मीटर। ये क्वेश्चन हमारे वर्क पावर और एनर्जी का सवाल है। जब कोई बॉडी आगे मोशन करती है तो रुकने से पहले कितनी दूरी तय करती है, उसमें गतिज ऊर्जा को हमें कार्य के बराबर करना होता है, तब कहीं जाके सवाल सॉल्व होता है ना। ये क्वेश्चन हमारा मोशन का है। 20 मीटर ऊंचे शिखर से एक पत्थर 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से क्षैतिज रूप में फेंका जाता है। यह भवन से 8 दूरी पर भूमि तल से टकराता है। G बराबर 10 लेते हुए वायु का प्रतिरोध उपेक्षा करते हुए आपको बताना है इस R का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहां पर भवन बना देता हूं। मान लीजिए ये हमारा भवन है, ये भवन है, ये देखो ये भवन है ना। 20 मीटर ऊंचा भवन, तो भवन कितने मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा है। एक पत्थर क्षैतिज वेग से फेंका जाता है, और कितना क्षैतिज वेग है सर? 12 मीटर पर सेकेंड का क्षैतिज वेग है। 12 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से ऐसे फेंका जाता है।
ठीक है, और यह भवन से 8 दूरी पर टकराता है। बच्चों यहां से जैसे ही पत्थर फेंटा जाएगा तो यह पत्थर ऐसे जाकर गिरेगा, और ये बताइए कितना दूरी पर जाके टकराता है? सर ये दूरी है r, सर ये r दूरी पर जाके टकराता है ऐसे। तो बोला जा रहा है कि बताइए इस r का मान कितना होना चाहिए। लग जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये जो दूरी r है, ये दूरी अगर आपको r निकालनी है ना, तो मेरे भाई ये दूरी r याद रखना, स्पीड इंटू समय। भाई दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाना होगा। चाल तो मुझे पता है, 36 डायरेक्शन में चाल मुझे पता है 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन समय कैसे पता चले? तो अगर मैं ये वाले समय को t बोल दूं, t बराबर 0 बोल दूं, और ये वाले समय को मैं पूछूं कि ये वाला समय मुझे निकालना है, तो बताइए ये वाला समय कैसे निकलेगा? ठीक है, तो बच्चों अगर ये वाला समय मुझे निकालना है, t निकालना है, तो t बराबर बताइए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √2h/g। √2h/g याद रखना, ये वो समय होता है जब कोई भी बॉल ऊपर से छोड़ी जाती है जमीन तक पहुंचने का समय। सर ये छोड़े जाने वाला ही केस है, क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। हाँ, जब ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होती तब उसको बोलते छोड़ना। ओके, चलो वैल्यू टू पुट कीजिए जरा। h का मान कितना है? सर h का मान है 20, तो h की वैल्यू 20 रख दीजिए, g की वैल्यू 10 रख दीजिए, और जैसे ही आप 20/10 यानी 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 का √2 हो जाएगा, यानी जमीन तक गिरने का जो समय होगा वो 2 सेकेंड होगा। जमीन तक गिरने का समय 2 सेकेंड। चलिए क्षैतिज चाल बताइए कितनी है? सर क्षैतिज चाल r, u कितना है? u है 12, समय कितना है? समय है 2 सेकेंड, 12 दूनी 24, यानी जो चली गई दूरी हो रही है, जो क्षैतिज दूरी हो रही सर वो 24 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। नेक्स्ट आइए, ये लो इंपॉर्टेंट चीज है, एक पिंड की गतिज ऊर्जा 19% कम हो जाती है, तो बताइए संवेग में कितने प्रतिशत की कमी होगी? सर इन्होंने बोला है कि गतिज ऊर्जा 19% कम हो रही है, तो बताइए संवेग में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ध्यान सुनो, गतिज ऊर्जा 19% कम हो रही है। अच्छा पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, आप बताओ गतिज ऊर्जा के बराबर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है? p² / 2m होता है ना। सर इन्होंने गतिज ऊर्जा दी है और संवेग के बारे में पूछ रहा है, तो आप मुझे बताओ संवेग p जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, ऐसा लिख सकते हो? बताइए, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √k लिखा जा सकता है। सर गतिज ऊर्जा कम कितनी हुई? 19%। 19% गतिज ऊर्जा कम होने का मतलब पहले गतिज ऊर्जा 100 रही होगी, बाद में गतिज ऊर्जा हो गई 81, 19% कम हो रही है। तो संवेग बताइए, संवेग √k है। हाँ, अगर संवेग √k है मेरे दोस्त, √k है, तो 100 का √10 होता है और 81 का √9 होता है, तो संवेग देखो कितना हो जाएगा? सर संवेग हो जाएगा 10 से 9। सर संवेग 10 से 9 हो गया, तो बताइए संवेग कितना प्रतिशत घटा? तो घटा तुम्हारा 8, कितने में घटा है? 10 में, गुणे 100, तो संवेग बताइए कितने प्रतिशत घटा है? सर संवेग घटा है 10%। ये देखो, ओके, तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर संवेग हमारा 10% घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये लो 17वां। बच्चों 17 नंबर ये मोशन का क्वेश्चन है। विराम अवस्था में स्थित गतिशीलता वेलोसिटी का व्यंजक दिया गया है। हरा वेलोसिटी इन्होंने कह दिया k × t, हालांकि बाद में देखो k की वैल्यू भी दे दी 2, तो पहले ही बोल देता 2t है, तो वेलोसिटी v बराबर बताइए कितना हो जाएगा? 2t, क्योंकि k की वैल्यू इन्होंने दे दी। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रथम 3 सेकेंड में चली गई दूरी, प्रथम 3 सेकेंड में चली गई दूरी बोल रहा है। लगेगा? लग जाएगा सर। प्रथम 3 सेकेंड का मतलब पहले समय 0 था, तो बताइए जल्दी से, वेलोसिटी 0, पहला 3 सेकेंड, फिर बाद में 3 सेकेंड हो गया, t बराबर 3 सेकेंड, t 3 सेकेंड रखेंगे, तो बताइए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6। अब देखो हो गया ना, तो मेरे भाई वेलोसिटी बदल रही है, पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में 6, तो बताइए इन दोनों का एवरेज क्या होगा? अब चाहो तो गति के समीकरण से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं वेलोसिटी यहां लीनियर फॉर्म में बदल रही है, तो हम एवरेज वेलोसिटी से भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 और 6 का एवरेज कितना हो जाएगा? सर 0, या फिर सीधे सीधे आप लगाओ, गति का दूसरा समीकरण s बराबर कहता है हरा कि एवरेज वेलोसिटी u + v/2 इंटू समय, ये चली गई दूरी दे देगा। एवरेज वेलोसिटी देखिए 0 + 6/2, सर 0 + 6/2 3 हो जाएगा, समय तुम्हारा 3 है, तो बताइए चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 9 मीटर हो जाएगा। हरा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 9 मीटर। चली गई दूरी सर 9 मीटर होगी। चलो अरे नेक्स्ट,
18वां नंबर बच्चों, 18वां नंबर है 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम के 2 पिंड किसी मीनार के शीर्ष से छोड़े जाते हैं। पृथ्वी में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दोनों पिंडों में कौन सी राशि समान हो रही? अरे भाई 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बताओ कौन सी राशि समान होगी, है ना। पहली बात तो देखो 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 पिंड है। सर संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। अगर मास दोनों के अलग अलग है तो संवेग समान नहीं हो सकता, क्योंकि मास अलग अलग है यार। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। सर द्रव्यमान अलग अलग है तो गतिज ऊर्जा भी अलग अलग नहीं हो सकती, कुल ऊर्जा भी अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि कुल ऊर्जा में भी कहीं ना कहीं m आए रहा है। लेकिन देखो जमीन से बराबर ऊंचाई पर 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उनके वेट समान हो रहे। क्यों? क्योंकि वेट के फॉर्मूले में सिर्फ √2gh आता है, मास आता ही नहीं। समान ऊंचाई से छोड़ा जा रहा था, समान ऊंचाई पर पूछा जा रहा है, तो बच्चों इनके जो समान हो रहे ना वो क्या समान हो रहा? सर वेलोसिटी समान हो रहा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, ये लो 19 बच्चों 19 नंबर सवाल ये है कि 100 मीटर की ऊंचाई के टावर से ऊपर से एक गेंद गिराई जाती है, उसी समय एक गेंद मीनार के नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो वे एक दूसरे को बताइए कब पार करेंगे, है ना। अब ये सवाल देखो कितना प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये टावर है, ये टावर है ना। तो बच्चों ये जो टावर है, ये टावर बताइए कितने मीटर ऊपर है? सर ये टावर हमारा 100 मीटर ऊपर है, ऐसे 100 मीटर ऊपर है, ठीक है, ऐसे 100 मीटर। अब यहां से एक बॉल आपने छोड़ी नीचे की ओर, छोड़ने का मतलब है प्रारंभिक वेलोसिटी 0, और उसी समय हमने एक बॉल यहां से ऊपर की ओर फेंकी। बच्चों ये जो बॉल फेंकी जा रही है, ये फेंकी रही है 50 मीटर पर सेकेंड की वेट से ऊपर की ओर, ऐसे। तो बताइए वो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे? आपको वो समय बताना है कि वो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे, है ना। बच्चों इस सवाल का सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक में है ये कि जब भी कभी वो समय निकालना हो तो समय बराबर सिर्फ दूरी बटे चाल लगा दो। दूरी 100 मीटर और चाल तुम्हारा 50, ये हमारा इसका शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आएगा 2 सेकेंड। अब आप लगेगा ये कैसे लगा दिया सर, यहां जीवी कहां चला दिया, है ना। तो पहले तो मैं बता दूं ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी अगर आपको निकालना है पूरी तरीके से तो मान लो t समय बाद मिलते हैं, तो t समय बाद ये बॉल इधर आती है, ये बॉल इधर आती है, कितने समय बाद? सर t समय बाद, ठीक है। तो जब t समय बाद मिलेंगे बच्चों तो आप लोगों को ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी निकालनी होगी, और इन दोनों दूरी का जो योगफल है वो 100 के बराबर करना होगा। तो जब ऊपर से छोड़ी जाती है, प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होती है, तो चली गई दूरी हाफ GT स्क्वायर होती है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से U0 हाफ GT स्क्वायर, है ना। और आ जाइए इसके बाद 50 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये जो चली गई दूरी हो जाएगी, ये UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से निकाला जाएगा, तो UT माइनस हाफ GT स्क्वायर होगा, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर होगा। और UT माइनस हाफ GT स्क्वायर क्यों? क्योंकि G की वैल्यू जो है यहां पर माइनस में लेनी होगी, और माइनस में क्यों लेनी होगी? क्योंकि आपको पता है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो इनका योगफल जब करते हैं बच्चों तो हाफ GT स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ हमारा 50 इंटू टी आता है, और जिसको हमें 100 मीटर के बराबर करना होगा तो यहां पर जो समय आ जाता है वो डायरेक्ट 2 सेकेंड आ जाता है ना। तो उसी का शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया कि समय हमारा कितना होगा, 2 सेकेंड के पास जाएगा। अगला सवाल, अब ये देखो अगला सवाल 20वां नंबर क्या है कि एक कण 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रहा है, त्वरण और समय ग्राफ दिखाया गया है, तो 10 सेकेंड बाद वेग बताओ। बच्चों ये जो ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मैं आपको पहले बता दूं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, सर ये एरिया वेलोसिटी में परिवर्तन देता है। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी में परिवर्तन देता है ना। अब बच्चों ये तो त्रिभुज है, और त्रिभुज का एरिया क्या होता है? सर त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 लंब जुड़े आधार। तो 1/2 लंब तुम्हारा ये 5, आधार तुम्हारा 10। तो मेरे भाई ये जो वेलोसिटी में परिवर्तन आया ये 25 मीटर पर सेकेंड आया। सर वेलोसिटी में परिवर्तन 25 आया है, ध्यान सुनो। और प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी बोल रहा था? सर प्रारंभिक वेलोसिटी 10 बोल रहा था। अब प्रारंभिक वेलोसिटी 10 है, परिवर्तन तुम्हारा 25 का है, वो भी प्लस 25। प्लस भी क्यों लिया? क्योंकि ऊपर की ओर बना है, एरिया पॉजिटिव होगा। तो मेरे भाई बाद वाली जो वेलोसिटी मानी जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। सीधा सीधा हिसाब किताब। नेक्स्ट आइए अगला बताओ।
लेंज और फैराडे के नियम में बताओ कौन सा सूत्र, ये आसान है यार, ये मैंने कई बार बताया, सीधा सीधा आपको पता है कि माइनस टा एन और आगे होता है डी फाई अपॉन डी टी। ऐसा दिखने वाला जो उत्तर होगा वो सही होगा। तो माइनस इसमें नहीं है, गलत। फाई आगे लिखा है डी एन बटे डी टी, गलत। फाई बटे एन कुछ नहीं होता, माइनस टा एन डी फाई अपॉन डी टी, ये हमारा सही आंसर है। लेंज का नियम है, फैराडे का दूसरा नियम लेंज का नियम होता है। नेक्स्ट आइए 22वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्या है, एक कण विश्राम से शुरू होता है और सीधे चलता है। बच्चों विश्राम से शुरू होने का मतलब होता है कि प्रारंभिक वेलोसिटी 0, सीधे चलता है, एस बराबर कितना हो जाएगा सर, एस बराबर हो जाएगा 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा सर। विश्राम से चलता है और सीधे चलता है, कुछ इस तरह से होगा ऐसे। फिर 1 सेकेंड बाद बताइए टर्न का त्वरण क्या है। सर 1 सेकेंड बाद त्वरण पूछ रहे हो ना, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन काटे वेलोसिटी निकाल लो। तो बच्चों जैसे ही मैं इसका आउटलाइन काटूंगा तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस का 2t। हरा एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा 6 दूनी 12t माइनस 2। आपको पता है विस्थापन का आउटलाइन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का आउटलाइन हमारा एक्सेलेरेशन। समय कितना है सर, समय 1 सेकेंड है, तो समय 1 सेकेंड यहां रख दो। जैसे 1 सेकेंड बच्चों रखेंगे तो यहां 12 बटे 12 माइनस 2 हो जाएगा, और 12 माइनस 2 अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये जो आंसर आने वाला है एक्सेलेरेशन का वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट अगला दबाओ। ये देखो बच्चों 23वां नंबर है, चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये फिजिक्स का सवाल है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का। चंद्रमा के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है। हमें चंद्रमा का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम सही। बच्चों जितने समय में चंद्रमा घूमता है उतने समय में चक्कर भी लगाता है, इसलिए एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा में वायुमंडल की कमी है लेकिन पानी है, हाँ एकदम सही। देखो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, इसलिए तो देखो चंद्रमा में जाने वाले लोग सिलेंडर लेके चलते, लेकिन पानी है। ये अलग बात है, उस पानी को हम पीते नहीं है, क्यों नहीं पी पाते हैं, छोटी आपको बात पता है, पानी है, पानी की खोज हो चुकी है। और आगे देखिए इसकी सतह पर, सर इसकी सतह पर मैदान और गर्त है, ये भी एकदम सही भाई, मैदान और गर्त भी है। हरा और फिर आगे पॉइंट लिखा चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अधिक है, गलत। चंद्रमा में ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में अधिक नहीं है, उल्टा कम है। चंद्रमा पे G/6 से होती है। तो जब चंद्रमा में कम है तो मेरे भाई इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ABC जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारे सही है, डी वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, बताओ बच्चों ये हमारा 24 नंबर सवाल है, एडी करंट में बी रिड्यूस्ड। एडी करंट इनमें से बताइए, ये पता है एडी करंट कहां आती है। ये एडी करंट या एडी लॉसेस हमारे ट्रांसफार्मर में आती है। हरा बच्चों ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट आती है इसको कम करने के लिए हम उसकी जो लेयर्स होती है वो लेमिनेटेड बनाते हैं, लेमिनेटेड पत्तीदार बनाते हैं। और वो भी किसकी बनाई जाती है, सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है। स्टील की मत कहना, सॉफ्ट आयरन बोलना। तो बच्चों ध्यान रखना इसकी जो कोर होती है वो लेमिनेटेड बनाई जाती है सॉफ्ट आयरन की, जिससे कि आने वाली एडी करंट या एडी लॉसेस कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, ये लो 10 माइक्रोवेबर। बच्चों यहां पर इन्होंने बोला है कि फाई की जो वैल्यू है, फाई की वैल्यू है 10 माइक्रो और आगे लिखा है वेबर। ध्यान सुनो, के साथ एक कॉइल से जुड़ा है। जब इसमें 2 मिली एम्पियर की धारा बहती है तो धारा आई का मान बताइए क्या है। धारा आई का मान है 2 मिली एम्पियर। तो बोला जा रहा है कि बताइए कुंडली का स्वप्रेरक तत्व क्या है, एल क्या है। एल की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों आपको मैं बता दूं, सर एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया होगा, एन फाई बराबर क्या होता है सर, एन फाई बराबर होता है एल इंटू आई। लेकिन पूरे सवाल को पढ़ के देखिए, कहीं पर इन्होंने फेरों की संख्या एन नहीं दिया, तो नहीं दिया तो छोड़ दो एन को, एन छोड़ दीजिए। जब नहीं दिया तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे कि एल बराबर हो जाएगा ऊपर फाई नीचे आई। चलो वैल्यू पुट कीजिए। फाई का वैल्यू है 10 माइक्रोवेबर, माइक्रो को हटा दे 10⁻⁻6 लगाओ। करंट आई कितना है सर, करंट आई है 2 मिली एम्पियर, मिली को हटा के 10⁻³ लगाओ, ऐसे ही थोड़ा। तो मेरे भाई आप ये पूरा डेटा सॉल्व करके देखिए तो एल बराबर जो आ रहा है सर वो 5 × 10⁻³ आ रहा है ना। ये ऊपर जाएगा और कट जाएगा। बच्चों ये जो आंसर आने वाला है ये हेनरी के साथ जाने वाला है, 5 × 10⁻³ लेकिन 5 × 10⁻³ हेनरी को हम लोग -3 हटाकर मिली हेनरी भी तो कह सकते हैं। तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाले उत्तर जाएगा 5 मिली हेनरी के साथ। ओके भाई, तो ऐसे हमने यहां पर जो है कह सकते हो कि ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व का है।
और ये हमारे कह सकते हैं यहां पर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के 5 सेट कंप्लीट हो गए। बच्चों अभी मुझे रेडियो ऑपरेटर में हेड रेडियो ऑपरेटर के अब अगले 5 सेट सॉल्व होंगे, फिर ऑफिसर वाले भी होंगे, मतलब 5-5 मैंने सेट आपको बोले, 5-5 सेट मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसलिए कंप्लीट हो रहे। ओके, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।